Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is dual nature of matter and light, जिसको बेटा किसने डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था, एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है नहीं। तो जैसे अभी तक आपने लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि लाइट जो होती है वो ड्वेल बिहेवियर रखती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन होती है और लाइट की कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मैटर की प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे आपने देखा क्वांटम, ठीक है, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी थी या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी मतलब प्लांक क्वांटम थ्योरी के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया, क्लियर है ना। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमारे पास क्या था? हमने लाइट की मैटर वाली प्रॉपर्टी को है ना डिस्कस किया था, मतलब उसके बेसिस पर हमने उसको एक्सप्लेन किया था। इज इट क्लियर? चलो, तो मतलब कहने का लाइट में दोनों बिहेवियर हो गए, पार्टिकल नेचर भी हो गई और उसकी वेव नेचर भी हो गई, तो दो तरह की नेचर हुई। तो और मैटर में भी तो देखो इस पे आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है कि E बराबर mc², तो आप देख रहे हो वो रिलेशन किसके बीच में? मास के बीच में और एनर्जी के बीच में, ठीक है ना बेटा। तो इसी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, डी ब्रोगली। उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर कोई लाइट है, जब वो वेव थ्योरी को फॉलो करेगी तो वो वेव प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, जैसे वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, है ना, वेव नंबर, ये सब चीजें। और वही लाइट अगर पार्टिकल नेचर शो कर रही है ना, तो उसमें मास भी होगा, मतलब मास प्रॉब भी आएगा। तो उसने सोचा कि अगर हम किसी तरीके से वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और मास के बीच में एक रिलेशन डेवलप करें, ठीक है नहीं, तो वो एक ही चीज दोनों बिहेवियर को शो कर पाएगी, ठीक है ना। तो जो चीज अब तक दो अलग अलग थ्योरीज के साथ चल रही थी बेटा, है ना, इसको उसने मर्ज कर दिया। तो देखो आप भी जानते हो दो इक्वेशंस होती हैं, जैसे जो अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होता है, आपके बराबर लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है। यही पढ़ा है बेटा हमने अब तक। तो जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं बेटा, है ना, तो वन पैकेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? E बराबर h², ठीक है बेटा। तो देखो उसी तरीके से, है ना, तो इन्होंने दो थ्योरी यूज करी, है ना। तो एक तो थी हमारे अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा। वो हमारे पास क्या होता है? E बराबर h², और न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो इस तरीके से एक इक्वेशन ये बनी बेटा जिसमें लैम्डा है। और एक जो बेटा हमारे पास है ना आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हो क्या होता है बेटा? E बराबर mc²। क्लियर पॉइंट? दोनों ही एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं बेटा। देखो एक लाइट वेव है, ठीक है बेटा, मान लो किसी मेटल की सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई है, मेटल की सरफेस है ना, ये लाइट इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही तो था बेटा। अब हम अगर इसको और ये अगर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी माने तो ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। तो एनर्जी वन फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है? E बराबर h² और न्यू बराबर c अपॉन, है ना, न्यू बराबर क्या होगा आपका? c/λ। इज इट क्लियर? तो इस बेसिस पर एनर्जी जो हो गई वो आपके क्वांटा की जो हो गई वो ये हो गई। अब आते हैं E बराबर, अब हम इसको एक पार्टिकल मान रहे हैं और पार्टिकल के बेसिस पर अगर हम एनर्जी देखें तो आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है नहीं, तो वो क्या होता है? E बराबर mc²। इन्होंने करा इन दोनों इक्वेशन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया ना, इक्वल कर दिया। तो इन्होंने हम क्या लिख सकते हैं? h² बराबर आपके क्या हो गया बेटा? mc², ठीक है। और या आप इसको जो मैंने यहाँ लिखा है आप इसके इक्वल कर दीजिए, चाहे आप क्या है न्यू बराबर आपकी बराबर क्या होता है? c/λ बराबर क्या हो जाता है? mc²। c क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं बेटा उनकी जो वेलोसिटी होती है वो किस में काउंट होती है? c में। तो आपके पास ये क्या है? तो आपके पास आप देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप m और उसके बीच में देखते हैं तो आपके पास क्या हो गया कि m को अगर आप इस तरह से रखते हैं तो c के अंदर चला जाएगा h/c × λ। और अगर आप लैम्डा की टर्म में देखना चाहते हैं रिलेशन बेटा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? लैम्डा को आप उधर ले जाओ, है ना, तो आपके पास क्या बन गया? h, है ना, और अब c, भाई चलो 1 by 1 कर देता हूँ, है ना, mc और आपके पास लैम्डा, और लैम्डा को आप इधर रखो तो h अपॉन क्या हो गया बेटा? mc। समझ में है?
और ये क्या होता है, देखो सी आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अलावा भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एक फॉर्मूला ये, और एक और बेटा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। ये क्या होता है, मोमेंटम। मैं वन बाई वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब यहाँ से तो कोई इश्यू ही नहीं है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है बेटा, मतलब सॉरी डेरिवेशन है कि हमारे पास भी एनर्जी, एक फोटोन माना हमने, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ई बराबर एच न्यू, और एनर्जी है तो फोटोन को एज ए पार्टिकल मानते हैं, मतलब, है ना। तो पार्टिकल की मैं मास की एनर्जी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है नहीं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा वैल्यू रखी, सी से एक सी आपका हो गया है, तो एच अपॉन लैम्डा, और ये सी को इधर ले आए, तो अगर आप एम को इधर रखना चाहते हो तो हमने लैम्डा के इधर रख दिया। अब आपको अगर लैम्डा की टर्म में रिलेशन निकालना है तो हमने क्या करा बेटा, देखो सीधे लैम्डा इधर लेके गए, तो एम सी पहले से है, इंटू में क्या हो गया लैम्डा इक्वल टू एच, लैम्डा को इधर रखा, एम सी को नीचे लिया, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। सी क्या होता है, वेलोसिटी एट, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर सी क्या है आपके पास, ये सनलाइट बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ सनलाइट। और सनलाइट भी बेटा हमारे पास क्या होती है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं, है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आती है, तो हमारे पास ये होगा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के अलावा कोई भी चीज़ है ना, तो हम यहाँ इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वहाँ सी की जगह क्या यूज करेंगे, वी, वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। ये गिवन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸। और एम भी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को, है ना। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ओके बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये 3 फॉर्मूले बन के आ गए। अब आपके पास यही आपका क्या कहलाता है, डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है, फॉर्मूला कहलाता है इन टर्म ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एच अपॉन एम भी, है ना, तो लैम्डा और मास का रिलेशन यहाँ भी है, लैम्डा मास का रिलेशन यहाँ भी है बेटा, क्लियर। तो ये कहलाता है ना, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड मास इन टर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये आपके पास क्या है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। अब एम वी और एम सी को आप क्या कह सकते हो, मोमेंटम का। वैसे ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल बेसिकली होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे तो ना के बराबर ही है, कि भाई हम जब उसको किसी को ऑब्जेक्ट को आए, किसी मास को हमने किसी वेलोसिटी से थ्रू किया, तो एम इंटू वी मिलकर क्या बन जाता है आपका, है ना, मोमेंटम बन जाता है। इज इट क्लियर। तो वो हमने मोमेंटम ले लिया। अब आपके न्यूमेरिकल्स में बेटे देखो हमारे पास वेरिएबल क्या है, ये एक प्लैंक कांस्टेंट है, कैपिटल सी की वैल्यू कांस्टेंट है, एक मास वेरिएबल है, एक लैम्डा वेरिएबल है। तो आपको कोई ये दो तो कांस्टेंट है, गिवन आएंगे, गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये दोनों में से एक चीज गिवन होगी, एक आपका सेम। यहाँ लैम्डा और पी आपके पास क्या अननोन है। पी कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता, आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, उसकी वेलोसिटी बता दी, तो आप उससे क्या करोगे, मास भी बता दिया, वेलोसिटी, तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो, तो आपसे लैम्डा पूछ लेगा, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से चलिए अब हम लेते हैं, अब आपको फॉर्मूले में तो कोई इश्यू नहीं है, अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। चलो तो याद रखना ये दोनों फॉर्मूले में, चलो साइड में लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मेन तो आपको अगर फॉर्मूले पता है तभी आप चीजें कर पाओगे, ठीक है नहीं। तो साइड में ये फॉर्मूले लिख देता हूँ। हमारे पास देखो क्या क्या निकल के आया बेटा, कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और लेमडा इक्वल टू क्या है, एक एच अपॉन, है ना, पी। ये आपके पास 3 फॉर्मूले रहते हैं, है ना, तो कोई सा भी यूज हो जाएगा आपका। आप चलिए मैं आपको एनसीईआरटी की बेटा न्यूमेरिकल है कुछ, है ना, वो बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है। तो जो फर्स्ट आपका इंटेक्स का न्यूमेरिकल है बेटा, वो आपको क्या दे रखा है, देखो, है ना, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ ए बॉल। अब देखो ऑफ ए बॉल दे दिया बेटा, तो अब बॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है, मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूविंग
with a velocity of 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, आप देखो सीधे से पास आपको जो जो चीज गिवन है आप एक बार वो लिखो। जैसे व्हाट विल बी द वेवलेंथ, आपको लैम्डा बताना है। ठीक है, तो लैम्डा तो आपको क्या है बेटा, अननोन है, बताना है। और देखो क्या दे रखा है, एक बॉल है, उसका मास दे रखा है ना। तो मास ऑफ द बॉल आपको दे रखा है ना, मास ऑफ द बॉल। और वो कितना दे रखा है बेटा आपको, है ना, 0.1 kg, 0.1 kg। ठीक है, द मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10। और आपके पास एक चीज क्या दे रखी है ना, वेलोसिटी दे रखी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, बॉल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने क्या लिखा, स्मॉल p, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 10 मीटर सेकेंड इनवर्स बोलो या मीटर पर सेकेंड बोलो। इज इट क्लियर? चलो अब आपके पास देखो फॉर्मूला, अब आपको पता ऑब्जेक्ट है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, ये तो लैम्डा इक्वल टू एच। अब देखो पेपर में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं आई है, ये आपको याद है, तो मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट की वैल्यूज आप याद कर लो। ठीक है ना, जूल किलोमीटर वो मैं अभी यूनिट नहीं छोड़ दिया है। तो प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 6.626, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -34। तो एच अपॉन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, है ना, एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है बेटा, एम की वैल्यू देखो आपको क्या है, 0.1। देखो एम के एस में मास की वैल्यू केजी होती है, और है ना लेंथ की वैल्यू मीटर, तो मास हमारा केजी में ही है और वेलोसिटी हमारे पास वही है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप इसको क्या बेटा सॉल्व कर लो, तो ये डेसिमल है, आप इसको 10 करेंगे, है ना। आप ये 3 के टाइम्स है तो यहाँ पे आपके 1000 करोगे। क्लियर पॉइंट? तो आप इस तरीके से हमारे पास ये 10 से ये 10 गया, आपके पास ये इधर आया, तो आपके पास देखो क्या बचा, 6626, है ना। और इनटू में आप करोगे तो देखो ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -37 हो गया। ठीक है बेटा, और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना होता है बेटा। तो आप देखो डेसिमल कहाँ लाओगे आप, 6.626, मतलब वो पहले ही रहने देते हम तो अच्छा रहता। ठीक है, अब आप क्लियर, चलो या मैं थोड़ा सा है ना ये कर ही देता हूँ, या पुराने में ही वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, नहीं करना फालतू में इतनी कैलकुलेशन हम बढ़ाएं। ठीक है, नहीं तो हमने तो बस सिंपल सा क्या किया कि भाई ये डेसिमल एस सच रहने दिया, ठीक, इसके वो नहीं हुए, हमने बस इसके बेसिस पर, है ना, ये देखो ये 10 तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वाला है। ठीक है, दोबारा देख लो आप, एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, एम की वैल्यू ये हो गई, वी की वैल्यू ये हो गई, और ये डेसिमल हटाया तो 10 बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, क्लियर, ये वाला उस पर आने पे हमने ये 10 बढ़ा दिया, ये डेसिमल नहीं हटाया। अब 10 से 10 आपका क्रॉस हो गया बेटा, आपके पास क्या बच गया, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 क्या मीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखो ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का। क्लियर है पॉइंट, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल इस टॉपिक का हो गया बेटा। क्लियर है पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी बच्चों, तो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या क्या आपको दे रखा है, ध्यान से देखो एक बार, कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा जिसका मास इतना है, वो आप जानते हो फिक्स वैल्यू है। और इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल है। तो आपको ये बताना है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, आपको इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रिलीज इमिट करेगा तो जो वेव की फॉर्म में जाएगा उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ठीक है नहीं, के ई बराबर आपके पास होता है ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -25। ठीक है, ये आपके पास गिवन हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -25। हाफ इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और आपके पास क्या इधर बचा बेटा v²। तो हम ये कर सकते हैं v² बराबर आपके पास क्या बचेगा 2, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -25 अपॉन में क्या आ जाएगा 9.1, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -31, है ना। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई भी एक वैल्यू आएगी भाई, ठीक है ना सीधे। अगर तो हम राउंड ऑफ में भी देखें बेटा, है ना, तो अगर सीधे सीधे आप देखो तो ये 3 2 6 है ना, ये 9 है ना। तो अगर 2 से करोगे तो 2 3 6 2 3 9, और ये पावर्स ऊपर जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है ना बेटा, तो इतना वैसे नहीं है,
तो आप इसको जब क्रॉस ओवरऑल करोगे तो आपका घर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ से आपको जो v की वेलोसिटी मिलेगी, मतलब यहाँ से जो v पहले तो क्या है, कोई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना, मतलब आप यही वैल्यू है 3। अब देखो मैं पावर्स ऊपर ले जाता हूँ ना, और एक तो इसको डेसिमल को इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 3 अपॉन है ना 6/91, और इंटू में देखो ये अभी हमारे पास क्या है, ऊपर जाएगा ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस के 31 और 1 पावर 32 हो गई, और 32 में से आप 25, ये 32 पावर तो पॉजिटिव की हो गई और ये नेगेटिव की, तो 32 और इसमें क्या 7 आया, तो 10 टू द पावर क्या बच गया हमारा, पॉजिटिव में 7 बच गया, ठीक है बेटा, 10 टू द पावर 7। अब आप इसको क्या है, इस पे आप स्क्वायर, आप ये तो v आ गया, अब आप v बराबर क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 91। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास v बराबर आ जाएगा 812 मीटर, ठीक है बेटा। 812 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ गया। हाँ, और देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर नहीं, वो तो डिस्टेंस की होती है, वो हमारे पास क्या बना, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता कर ली, क्लियर है। और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो आप लैम्डा बराबर h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी बेटा यहाँ से निकल आई आपकी, सब m के इसमें देखो बेटा हमारे पास। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको लैम्डा कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से निकल के आपके पास आ जाएगा लैम्डा, ठीक है नहीं, तो 8967, ठीक है ना, 8967 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है नहीं, 8967 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये आपके पास आ गया बेटा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, हमें राउंड ऑफ में अभी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना होता है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है। अब ये कब आएगा, जब मैं इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करूंगा, तभी तो डेसिमल यहाँ बनेगा बेटा। और अगर मैं किसी चीज को 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो देखो ये सिचुएशन कैसे बनेगी कि अगर मैं इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करूं और 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये ऊपर वाले नंबर मैंने उतार लिए, दोनों सेम कर दिया। अब देखो ये मिलके आपको क्या दे जाएगा, 8.967 दे जाएगा, और इन दोनों को आप करोगे तो ये 10 टू द पावर क्या बन गया -7 क्या मीटर। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये। तो आपने देखा ये हल्का सा घुमावदार न्यूमेरिकल था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी थी, मास दे रखा था, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह इसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगाई, एम की वैल्यू लगाई, आपके पास v स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट करके आपने v की वेलोसिटी निकाली, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से v की वेलोसिटी आ गई, मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई, क्लियर है पॉइंट। देन आपने वो वेलोसिटी, जो हमारा फॉर्मूला होता है, भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो रेडिएशंस क्रिएट करेगा, ठीक है नहीं, मतलब एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी वेव की फॉर्म में आएगी, तो है ना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा में पता नहीं है, h की वैल्यू लगाई, m की वैल्यू हो गई और v की वैल्यू हो गई, इन सबको पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल्स हुए। तो आपको ये बहुत आसान सा है ना, और अपने 11th के एग्जामिनेशन में या तो आपको इसको डेरिवेशन